हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि जो हमारे पीटी 365 का जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसे भी कॉन्सेंट्रेट तरीके से हम पढ़ते हैं। जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम सारा डिस्कशन में लेकर आएंगे। देखो, डिस्कशन में हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। आज सबसे पहला टॉपिक उसमें दिया हुआ है मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि जो इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट है उसका कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन से कट आउट हो गया था, लॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स के बाद इसकी लाइफ क्या हो गई है, एंड हो गई है। अब मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान आप जो कहते हो, या मॉम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो मॉम के ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की इस्तेमाल से एटमॉस्फेयर जानना, मार्शियन सरफेस फीचर्स के बारे में जानना, ऐसी डिज़ाइनिंग करना जिससे वहाँ पर के जितने भी इंटर प्लानिटरी मिशंस हैं, मैनेजमेंट डिज़ाइनिंग इस तरह से करना। तो कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं मॉम से रिलेटेड। वो ये हैं कि एक तो ना, ये लॉन्च किस पे हुआ था, तो इसका याद रखना, ऑन बोर्ड लॉन्च हुआ था ये PSLV C-25 पर। इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री एंड द फोर्थ इन द वर्ल्ड। रशिया, US एंड EU के बाद ये ऐसा पहला इंडिया है जिसने पहला एशिया की तरफ से वहाँ भेजा। ठीक है, तो पहला एशियन कंट्री है जिसने इस तरह का मिशन लेकर आया है। अच्छा, इसमें 850 किलोग्राम्स फ्यूल है, 5 साइंस रिसर्च पेलोड कैरी करता है। स्पेस क्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हो बाय द इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जो कि कहाँ लोकेटेड है, आपके बेंगलुरु में। 5 इसके पेलोड्स हैं मॉम के। एक तो मार्स कलर कैमरा है, उससे आप फोटोज ले सकते हो। ठीक है, और लेमन अल्फा फोटोमीटर है, उससे आप रेशियो ऑफ ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन के बारे में जान सकते हो। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में जान सकते हो। मीथेन सेंसर के बारे में जान सकते हो। सारा का सारा ना ये पेलोड्स हैं यहाँ पर, तो अलग अलग उनके काम है। जैसे कि देखो, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर क्या करता है, मेजरमेंट करता है, रेडियल का, डायनल, सीजनल वेरिएशंस के बारे में जानता है। तो ये सारे के सारे उसका काम है, 5 पेलोड्स के। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट क्या लिए हैं, तो भाई हमें कई सारे एक्सोस्फेयर के बारे में वहाँ पर पता चला है। फोटोग्राफ से हमें पता चला है कि नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में मार्स की हमने कई टाइम वेरिएशंस भी वहाँ देखे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कौन कौन से मार्स में मिशन अभी तक जा चुके हैं, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। परसिवरेंस मिशन क्या है, नासा USA का है। होप मिशन याद रखना, मार्स पे गया था, UAE का है। टाइमलाइन आपका 1 जो है चाइना का है। मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन जो है जापान का है। तो ये चारों मिशन आपको रिलेटेड टू दिस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग लगाने को आपको दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मिशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। Now let's move to the PSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle के बारे में बात करेंगे हम। देखो, why it is in the news, तो 55th मिशन है PSLV C-53। सक्सेसफुली इसने 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को सेकेंड कमर्शियल मिशन में ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में लॉन्च किया। ठीक है, बिसाइड्स प्लेसिंग सैटेलाइट इन ऑर्बिट, इसरो ने सक्सेसफुली PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल को लॉन्च किया है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोयम बोलते हैं। तो पोयम एक तरह का क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसमें आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और 4th स्टेज ऑफ उसमें PSLV की पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हो। जैसे देखो, SSLV, PSLV, GSLV सारे के सारे तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। नेविगेशन गाइडेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, पावर सोर्स की तरह ये काम करेगा। तो ये बात थी इसके अंदर। दूसरा, आप समझ लो इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में थोड़ा सा। देखो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है कि इसमें 3 स्टेज आपके लॉन्च व्हीकल होते हैं, मिनी, माइक्रो, नैनो सैटेलाइट्स। ठीक है, PSLV के अंदर 4 स्टेज ये होता है, आपका लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। ये आपका सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट्स की तरह करता है। GSLV 2 में क्या होता है, 3 स्टेज है ये भी। GSLV ये वाला जो MK3 था, ये आपका 3 स्टेज होता है। तो ये इनके पेलोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग नाम लॉन्च व्हीकल्स रखे गए हैं। तो आपको समझ आ गया, चारों क्या है, लॉन्च व्हीकल्स। इनकी स्टेजेस अलग अलग डिवाइडेड है, पेलोड के अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड करा गया है। समझ गए? चलो, अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स को समझो क्या होता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में आपने जियो सुना होगा। तो जियो क्या है, जियो ऑर्बिट क्या होती है? तो ये ना आपके अबव द इक्वेटर जियो सर्कल करती है अर्थ को, वेस्ट से ईस्ट करती है, अर्थ की रोटेशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो फिर आपको होगा क्या, सैटेलाइट जो भी जियो पर अपीयर होगी वो स्टेशनरी नजर आएगी। ठीक है, अपीयर टू बी स्टेशनरी, ओवर अ फिक्स पोजिशन पे नजर आती है। लियो का मतलब क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये अर्थ के सरफेस के क्लोज है। नॉर्मली ये क्या होता है, इसका एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर से कम होगा,
बट इट कुड बी अबव अर्थ, मतलब 160 किलोमीटर ऐसा ऐसा करके रखा होता है। पोलर ऑर्बिट क्या है, ये ट्रेवल करती है पास अर्थ, नॉर्थ से साउथ जाती है, रादर देन वेस्ट टू ईस्ट ये कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ, और रफली अर्थ के पोल को पास करते हुए जाती है। एक होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि इसमें क्या होता है, काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट ही है जो आपके पोलर रीजन्स को ट्रेवल करती है और सन के सिंक्रोनाइज्ड होके करती चली जाती है, इसीलिए इसका नाम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बात आती है नाविक। नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये क्या है, तो देखो सेंटर ने ये पुश करा है कि जितने भी स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनको नाविक नेविगेशन न्यू डिवाइसेस में नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाए, ताकि और अच्छे से आप पहुंच पाओ। अभी जीपीएस इस्तेमाल से गलियों गलियों में नहीं जा पाते ना आप, तो गलियों गलियों में भी आप जा पाओ, रिमोट एरियाज तक भी पहुंच पाओ। तो हमारा अपना एक सिस्टम है ये। तो ये देखो कवर इंडिया तो 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर भी हम ट्रैवल करेगा। 4 सैटेलाइट्स हैं इसके, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की थी, जियो सैटेलाइट आपका स्टेशनरी ऑर्बिट भी, इसमें 3 सैटेलाइट वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। किसने डेवलप करा है, इसरो ने डेवलप करा है। अर्लियर इसका नाम क्या था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS बोलते थे। 7 सैटेलाइट्स हैं, इंडिया के लैंड मास 1500 किलोमीटर बाउंड्रीज तक ये जाएगा। इसमें L1 स्पेक्ट्रम बैंड को ऐड करा गया है जो कि जीपीएस का पार्ट है, और वो सिविलियन नेविगेशनल यूज के लिए भी होगा। तो इससे क्या होगा, जाएगा भाई एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग में, सेक्टर शिप्स में, कंट्री के बॉर्डर एरियाज में भी, पब्लिक व्हीकल को ट्रैक करना हो, इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम देना हो फिशरमैन्स के लिए, है ना, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, तो वो है। अब ये तो आपको समझ आ गया नाविक के काम क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि और दूसरे ग्लोबल में नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कौन कौन से हैं। तो याद रखना, जीपीएस यूएस का है, ग्लॉसनेस रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, बेदू फ्रॉम चाइना है, और हम नाविक हमारा इंडिया का है। तो 2 रीजनल है हमारे, नाविक फ्रॉम इंडिया एंड QZSS फ्रॉम जापान। तो 2 रीजनल है, 2 बाकी 4 आपके क्या हैं, ग्लोबल हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, आर्टेमिस 1 पे चलते हैं। आर्टेमिस 1 क्या है, रिसेंटली एक मिशन था नासा का, सक्सेसफुली ये कैनेडी स्पेस सेंटर पर लिफ्ट ऑफ हुआ है। इसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट क्या था, बहुत पावरफुल है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है कि डीप स्पेस मिशंस ह्यूमंस के साथ उसको डिज़ाइन करा गया है। ओरियन स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया हुआ है जो एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा डीप स्पेस में। और इसमें ग्राउंड सिस्टम कैनेडीज जो सेंटर फ्लोरिडा है उसको डेवलप, उसमें सब कुछ करने के लिए फैसिलिटी नेसेसरी असेंबल कराने के लिए करा गया है। तो आर्टेमिस 1 मिशन काम क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को जानने के लिए एट द मून इसलिए किया गया है। और नासा ये भी प्लान कर रहा है टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून। ठीक है, ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन एक तरह का इसी मिशन है। फ्यूचर मिशंस भी इसके आते रहेंगे, जैसे कि 2024 में प्लान है आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 2026 में है। तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट है जो आपके डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम के लिए करा गया है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, आपके जाना, रोटेशन चेक करना डीप स्पेसेस की, मिशंस मून एंड बियॉन्ड, है ना, मून की स्टडी करना, सर्टिफाई करना ओरियंस ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम को, ये सारा का सारा। अब मून से रिलेटेड मेजर मिशंस के बारे में याद रखना है। तो यूएसएसआर का कौन सा था, लूना 1, लूना 2, लूना 3। और लूना 2 पहला स्पेसक्राफ्ट है जो मून के सरफेस को इम्पैक्ट करता है। यूएसए में चलोगे तो लूना ऑर्बिटर 1 है, अपोलो 11 है, फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून। लूनर रिकन्सनाइजेशन ऑर्बिट है इसे कहते हैं। जापान में हिटन नाम के से था, चाइना में चैंगिक नाम के है, इंडिया के अंदर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के नाम से मेजर मिशन गया है मून पे। तो हमें सबके कंट्री वाइज याद में ज़रूर रखने हैं। नाउ लेट्स टू दी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स को अर्ली यूनिवर्स की नई नई इमेजेस देखने को मिली है, उससे रिलेटेड बात की जाएगी। अब देखो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है। देखो जब हम ना लाइट को बेंड कराते हैं, कैसे बेंड कराते हैं मैं आपको समझाती हूँ। देखो जैसे सपोज करो ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है, लाइट को एमिट कराया जा रहा है सोर्स से, बेंड करा के अनदर मैसिव बॉडी की प्रेजेंस को चेक किया जा रहा है, गैलेक्सी को देखा जा रहा है। तो इस तरह से बेंड कराया जा रहा है कि जो गैलेक्सी टारगेट गैलेक्सी है, ऑब्जर्वर है, उसको थर्ड ढंग से और पूरे सिग्नल्स को समझ पाए। तो टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है कि गैलेक्सी क्लस्टर के इतनी अच्छी सी इमेज आ जाए कि आप डिस्टेंट गैलेक्सी इमेजेस को भी देख पाओ। तो यही भी है, द डिस्टेंट गैलेक्सी इज विजिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है वो। तो जेम्स वेब से टेलीस्कोप क्या है, एक तरह का लार्जेस्ट नासा का मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप है, जिसको आपको नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप भी आप फॉर्मली कह सकते हो, कहते थे। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किस किस की हुई है, नासा की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर ये काम कर रहा है। अब इस वेब के क्या क्या वो हैं, तो ये देखो ये इस तरह का वेब सिस्टम है सारा का सारा, टेम्परेचर डिफरेंस बताना, हॉट एंड कोल्ड साइड सारा का सारा ये
बताएगा। तो विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम इसका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इट इज़ ओनली दी, आप कह सकते हो, इंफ्रारेड स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी स्पेस से देख सकते हो। प्राइमरी मिरर जो है उसका डायमीटर इसमें 6.5 मीटर है। जितना ज़्यादा बड़ा मिरर होगा ना उतना ज़्यादा लाइट ये कलेक्ट करके आएगा, कैप्चर करेगा स्टार गैलेक्सीज को, ठीक है। लोकेशंस, इट विल नॉट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बट ये ऑर्बिट सन को भी करेगा। तो सैटेलाइट्स का सनशील्ड प्रोटेक्ट्स टेलीस्कोप भी इस तरह से बनाया गया है इसमें, ठीक है। और ये कैसे एडवांस करेगा, तो अर्ली यूनिवर्स के बारे में जान पाओगे आप, एक्सो प्लैनेट्स के बारे में जान पाओगे, है ना, और आउटर प्लैनेट्स के बारे में जान पाओगे, स्मॉल वर्ल्ड के बारे में जान पाओगे। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ये आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप देने वाला है। मेजर इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या इस्तेमाल किए गए हैं, तो इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल है, में 3 तरह के आपके मेजर एलिमेंट हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट है, स्पेसक्राफ्ट एलिमेंट है। मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, ISIM जो है, इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल जो है, इसका मेन पेलोड है। इसके 4 मेन इंस्ट्रूमेंट है, नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफिक, मिड इंफ्रारेड, इस तरह के इसमें सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, जो क्या क्या ली गई हैं। तो नए इमेजेस जुपिटर के मिले हैं कि वो कितना मैसिव स्टॉर्म प्रेजेंट कर सकता है, कलरफुल ऑरोज है इसके पीछे, रिंग्स जो इसकी बड़ी फेंट सी है। तो यू कैन चेक दैट डायग्राम, तो डर जाओगे देख के, लेकिन में ना इतना सुंदर सा भी है कुछ कुछ। और इसमें बता भी रखा है कि रिंग्स देखो, अनलाइक सैटर्न जो जुपिटर की रिंग है वो बहुत फेंट है, डस्टी और नॉट आइस वाली है। इसमें कुछ ग्रेट रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे। जुपिटर के नंबर ऑफ मून्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओराज की बात करोगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इसमें ओराज आते हैं। गैस जाइंट में 86% हाइड्रोजन है, 14% हीलियम है। तो आपके पास जुपिटर का क्वेश्चन भी आ सकता है, लार्जेस्ट प्लैनेट है ऑर्बिटिंग आवर सन। ये इसकी इमेज से आपको पता चल जाएगा। तो इसकी किसी मदद से हुआ, जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हुआ। तो कैप्चर्ड किया इसने पूरे न्यू स्टार्स के बारे में जाना, ठीक है। इंटरस्टेलर के एक्सो मून्स के बारे में बताएगा। एक्सो मून्स क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट है जो आपके एक्सो प्लैनेट्स के आसपास घूमे ना। एक्सो प्लैनेट्स क्या है, जो स्टार्स के ऑर्बिट करते हैं अदर देन सन, तो वो एक्सो प्लैनेट्स होते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द प्राइवेट स्पेस सेक्टर इन स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ना हायर पार्टिसिपेशन लिखा है प्राइवेट सेक्टर इन द स्पेस प्रोग्राम। इन्होंने हेडक्वार्टर जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर अहमदाबाद में किया। इन स्पेस क्या है, एक ऑटोनॉमस नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में, ताकि ये अहमदाबाद में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसका काम यही है सुपरवाइज करना, चेक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का देखना, शेयर करना, टेम्प्रेरी फैसिलिटीज़ देना प्रेमाइसिस में। और ये जो आपका है ना, ये डिसीजन इज इन स्पेस में जितने भी ले जाते हैं शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, ये ध्यान रखना। इंक्लूडिंग इसरो को भी इससे रिलेटेड डिसीजंस को मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको इस इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, रिसेंट इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर क्या ले रहा है, हैदराबाद का ध्रुव स्पेस है, बेंगलुरु का दिगांतरा है। तो ये सारे के सारे ऑथराइज्ड हैं इन स्पेस पेलोड्स को लॉन्च करने के लिए। मिशन प्रारंभ है, उसमें विक्रम एस को, इंडिया का पहला जो प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है आपका हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस, उसको इस्तेमाल किया गया है। सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज की गई है। पेलोड कैपेसिटी इसकी 290 kg से 560 kg तक है। इंडिया का पहला लॉन्च पैड जो अनवील्ड है वो श्रीहरिकोटा में है। तो कुछ रिफॉर्म्स भी ली गई हैं टू प्रमोट प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस सेक्टर। से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, कंट्री का पहला पब्लिक सेक्टर है जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है। कमर्शियल आर्म है इसरो का। इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। सारे के सारे जो है ना आपके काम कर रहे हैं ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी अच्छे से काम कर पाएँ और वो प्रमोशन भी हो उनका, वो करे भी आकर, है ना, स्पेस सेक्टर में काम। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस स्पेस सस्टेनेबिलिटी पर। तो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में आउटर स्पेस अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो थी, उन्होंने एक वर्ल्ड स्पेस फोरम को ऑर्गेनाइज किया 2022, जिसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ, ठीक है। थीम याद रखना, क्या ऑर्गेनाइज किसने किया है ये पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड स्पेस जो फोरम है ना, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं और कैसे रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बढ़ाया जाए स्पेस का ग्लोबली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए, उस लिए बैठाया। तब से स्पेस की सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये इंश्योर करना कि जितनी भी ह्यूमैनिटी है ना वो कॉन्टिन्यूसली आउटर स्पेस को यूज़ करे, लेकिन पीसफुल पर्पजेस के लिए, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, ना कि डैमेज करने के लिए। तो इससे रिलेटेड 5 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हुए। मून एग्रीमेंट हुआ आपका, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, ये तरह तरह की ऐसे कन्वेंशंस हुए हैं। तो थ्रेट क्या है स्पेस सस्टेनेबिलिटी को? ऑर्बिटल क्राउडिंग होना। स्पेस में इतना डेब्रिस फैल गया है जिसकी वजह से सेफ्टी इशू आ गया है। तो इसीलिए उसको कहते हैं कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। जो फिजिकल क्राउडिंग हो जाती है ना ऑर्बिट्स का, जिसके चेन रिएक्शन बन जाते हैं, फिर डेब्रिस क्रिएट होने लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं कैसलर सिंड्रोम्स। मिलिटराइजेशन, वेपनाइजेशन का भी एक इशू है, ये ना हो। डेवलपमेंट जो करे जा रहे हैं ऐसे डिस्ट्रक्टिव एंटी सैटेलाइट वेपन जो कि कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया कर रहे हैं, तो वो रोकने की ज़रूरत है।
उसके बाद ऑल्टर करने की ज़रूरत है वन और मोर स्पेस टू ब्रिंग देम प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। फिर स्पेस वेदर कैन इम्पैक्ट सैटेलाइट बाय डैमेजिंग ऑन बोर्ड, आप जो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करोगे। तो केस्लर सिंड्रोम समझ रहे हो आप, एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो आपस में ऑब्जेक्ट कोलाइड, मतलब कूड़े से कूड़ा कोलाइड कर रहा है, एक तरह से टकरा रहा है। जो स्पेस कूड़ा होता है उसको डेब्रिस कहते हैं, वो कूड़ा टकराएगा, फिर कास्केडिंग इफेक्ट क्या होंगे, कोलाइड करते करते क्या होगा, फर्दर कोलिजन्स होते जाएंगे, तो हमेशा ही कंपन बनी रहेगी। तो ग्लोबल इनिशिएटिव लिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में, आउटर स्पेस अफेयर्स है, कॉन्फ्रेंस ऑन आपके अलग अलग इसमें बनाए गए। तो इंडिया का भी इनिशिएटिव ध्यान रखना, प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में आपको हमेशा याद रखना है। क्या है प्रोजेक्ट नेत्रा? इसरो का द्वारा इनिशिएट किया गया था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देना ऑन द स्टेटस ऑफ डेब्रिस के बारे में। डिजंत्रा भी हमारा है, SSA ऑब्जर्वेटरी गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में बनाया गया, स्पेस टेक्स भी है। तो इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। आपको मुद्दा ये पता होना चाहिए कौन सा चीज़ किसके लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म में क्या है, इसरो का प्रोग्राम है कि कैसे कैसे डिज़ाइन करने हैं, डेवलप करने हैं कैपेबिलिटीज स्पेस टूरिज्म के लिए। स्पेस टूरिज्म में क्या होता है, लोगों को अलाउ करना कि वो जाए स्पेस में, जाके रिक्रिएशनल ले जो या बिजनेस पर्पसेस के लिए जाए। तो इससे रिलेटेड ब्लू ओरिजिन, वर्जिन टेक, इलॉन मस्क का स्पेस एक्स, सारी की सारी कंपनीज जो है वो स्पेस टूरिज्म में एंटर कर चुकी हैं, और ऑर्बिटल, सबऑर्बिटल, ल्यूनर, मून टूरिज्म सब तरह के चलाए गए हैं। तो सर्बिटल और आपके ऑर्बिटल टूरिज्म में क्या क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ स्पेस टूरिज्म में क्या, नो इंटरनेशनल स्पेस लॉ हैज़ बीन डिफाइंड, एग्जिस्टिंग स्पेस ट्रीटीज जो हैं वही एप्लीकेबल है एस्ट्रोनॉट्स पर, उनको वैसे ही चलना होता है। कंसर्न्स क्या है स्पेस टूरिज्म में, ह्यूमन हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, पैसेंजर की लाइबिलिटी, हाई कॉस्ट, ये सारे के सारे इनके आपके चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स हैं। अब सब ऑर्बिटल टूरिज्म और ऑर्बिटल टूरिज्म में एल्टीट्यूड का डिफरेंस है, ड्यूरेशन का डिफरेंस है स्पेस में, जैसे गिवन पैसेंजर अ फ्यू मिनट्स इन स्पेस, ठीक है। यहाँ पे स्पेंड डेज, आप ऑर्बिटल टूरिज्म में स्पेंड डेज भी स्पेंड कर सकते हो। वेलोसिटी की बात करोगे तो देखो रिक्वायर मच लोअर स्पीड्स, यहाँ पर यू नीड ऑर्बिटल वाली में मच अचीव ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्पीड एट एन ऑब्जेक्ट मस्ट मेंटेन, कि उसको थ्रू आउट द सिस्टम अराउंड प्लैनेट करना पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस गाइस। ब्लैक होल्स के बारे में विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो होप यू आर लाइकिंग द सेशंस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला।